सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत हैप्पी न्यू ईयर। उम्मीद है साल 2024 हम सब के लिए एक अच्छा साल साबित होगा। और इस साल की शुरुआत हम कर रहे हैं एक बहुत ही अहम पर एक बहुत ही आम प्रॉब्लम के बारे में बात करके। एक बात बताइए, बॉस के साथ आपकी मीटिंग होने वाली है अगले दिन। उस मीटिंग को लेकर आप बहुत नर्वस हैं, इतना कि रात भर आप सो नहीं पाए। मीटिंग से पहले आप बहुत घबराए हुए हैं, बहुत एंग्जाइटी हो रही है आपको, धड़कनें बढ़ी हुई हैं, दिल एकदम धक धक कर रहा है। मीटिंग के दौरान आप इतना नर्वस हैं, इतना घबराए हुए हैं कि आप ठीक तरह से बोल नहीं पा रहे हैं। पर तैयारी आपकी पूरी पक्की थी, पर उसके बावजूद आप अपनी बात क्लियरली नहीं रख पाए, अपनी बात ठीक तरह से कह नहीं पाए। जो बातें बोलना चाहते थे वो भूल गए। मीटिंग के बाद आप उसके बारे में सोचे ही जा रहे हैं, आप खुद को माफ़ नहीं कर पा रहे, बार बार स्क्रूटनाइज कर रहे हैं कि मैंने ये बोला, मैंने वो बोला। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। जब भी आप अपने बॉस या फिर किसी भी ऐसे सीनियर के सामने जाते हैं जो आपसे ज़्यादा पावरफुल है, एक अथॉरिटी वाली पोजीशन में है, आपका यही हाल होता है। और ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हमेशा बॉस के साथ ही हो, वो कोई भी शख्स हो सकता है जो एक अथॉरिटी फिगर है, जैसे टीचर, प्रिंसिपल, आपको कोई कलीग या कोई अफसर, कोई भी जो आपसे पावरफुल है। पता है ऐसा क्यों होता है? वजह है अथॉरिटी एंग्जाइटी। ये क्या है, ये क्यों होती है, इसके लक्षण क्या हैं, इलाज क्या है, ये सब जानने से पहले मैं आपसे पर्सनली एक बात कहना चाहूँगी। आप अकेले नहीं हैं एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद यू। सुनिए ऐसा क्यों होता है। तो जैसा कि आप नाम से ही देख सकते हैं, अथॉरिटी एंजाइटी उस लेवल ऑफ एंजाइटी को बोला जाता है जो कि अथॉरिटी फिगर्स के सामने आती है। अगर इसको हम समझें तो ये जो इंडिविजुअल्स होते हैं जो अथॉरिटी एंजाइटी से पीड़ित हैं, वो उस लेवल की एंजाइटी जो कि क्रिपलिंग है या बहुत डिस्ट्रेसिंग है और उनको बहुत ही परेशान कर रही है, वो तब एक्सपीरियंस करते हैं जब उनका सामना किसी अपने से सीनियर लेवल के इंसान से होता है, जो कि एक पद पे उनसे ऊंचा हो सकता है या परसीव सोसाइटी के हिसाब से उनसे मोर पावरफुल हो सकता है, चाहे से फाइनेंशियली हो या सोशल स्टैंडिंग में हो। तो जो अथॉरिटी एंजाइटी है, ये एक फॉर्म ऑफ सोशल एंजाइटी है और इसके सिम्टम्स जो हैं वो एंजाइटी के सिम्टम्स होते हैं, जो कि साइकोलॉजिकल फॉर्म में भी आ सकते हैं और फिजिकल फॉर्म में भी अपने आप को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी में ये होता है कि वो लोग क्लियरली नहीं सोच पाते, फोकस उनका अच्छा नहीं होता, अटेंशन इम्पेयर हो जाती है, क्लियरली अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख पाते हैं, बहुत ज़्यादा बेचैनी या चिंता महसूस करते हैं। और साथ साथ जो फिजिकल सिम्टम्स आते हैं एंजाइटी के, जिसमें है कि दिल की धड़कनें बढ़ जाना, गला सूखना, साफ से नहीं बोल पाना, पसीने आ जाना बहुत ज्यादा, या फिर ब्लशिंग होना जहाँ पे मुंह एकदम लाल हो जाता है उनका, या अजीब सी एक सेंसेशन होना पेट में, या बेचैनी या रेस्टलेस फील करना, हाथ पांव को बार बार हिलाते रहना, ट्रेमर्स फील करना, या फिर साथ साथ में एक अर्ज होती है उनको बार बार वॉशरूम यूज करने की। ये सारे सिम्टम्स तभी आते हैं जब उनको लग रहा होता है, वो एंटिसिपेट कर रहे होते हैं मीटिंग को अपने सीनियर के साथ या अपने परसीवली अथॉरिटी फिगर के साथ। ये जो अथॉरिटी फिगर के सिम्टम्स हैं, इनका ऑनसेट यूजुअली एक एडोलेसेंट एज ग्रुप में ही हो जाता है और यंग एडल्टहुड में भी आता है। और ये सिम्टम्स कई बार अपने आप सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, बट कुछ सिचुएशंस में ये फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ भी कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसा कि आप समझ सकते होंगे कि अगर ये कोई इंडिविजुअल इन सिम्टम्स को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस कर रहा है, तो वो उस एंजाइटी से बचने के लिए उन सिचुएशंस को अवॉइड करने लगता है जहाँ पे उनको ऐसे सिचुएशन में या ऐसे लोगों से मिलना पड़ रहा हो। तो इसका जो एक इम्पैक्ट आता है वो उनके करियर ग्रोथ पे आ सकता है, एकेडमिक परफॉर्मेंस पे आ सकता है, उनके इंटरपर्सनल रिलेशंस तक पे दिखने लग सकता है, और उनका एक जो कॉन्फिडेंस है इन टर्म्स ऑफ कि वो सोसाइटी में क्या क्या एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, उसमें भी एक गिरावट आएगी, बिकॉज वो अपने आप को और लोगों से कंपेयर करेंगे तो देखेंगे कि वो क्लियरली कुछ सिचुएशंस नहीं हैंडल कर पा रहे हैं। जेनेटिक कॉजेज होते हैं मोस्ट ऑफ दी मेंटल हेल्थ इलनेसेस के, जहाँ पे अगर आपका एक पर्सनालिटी ट्रेट या आपकी प्रीडिस्पोजिशन है जेनेटिकली टू एंजाइटी डिसऑर्डर्स, तो ये होने के चांसेस आपको ज्यादा है।
साथ साथ में अगर आपका बचपन में या जब ग्रोइंग अप ईयर्स हैं या फॉर्मेटिव ईयर्स हैं, वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस ऐसी सिचुएशंस से पड़ा है जहाँ पे आपने रिजेक्शन फील किया है, काफी हद तक एक फॉर्म ऑफ सपोर्ट नहीं आपको मिला है फ्रॉम योर सीनियर फिगर्स या अथॉरिटी फिगर्स, जो कि बचपन में यूजुअली टीचर्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, या फिर इमीडिएट सोशल सर्कल ने आपको काफी एम्बैरेस्ड फील कराया है या आपको एक सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ या कॉन्फिडेंस नहीं दिया है। तो ऐसे में ये फीलिंग्स आ सकती हैं ऑफ बीइंग जज्ड, ऑफ बीइंग स्क्रूटनाइज्ड कंप्लीटली, और उनको कॉन्स्टेंटली बोलते हुए लग रहा होता है कि क्या वो सही बोल रहे हैं, क्या उनका प्रोनाउंसिएशन ठीक है, उनको लग रहा होता है कि क्या मैं ठीक से अप्रोप्रिएटली ड्रेस्ड हूँ, क्या मेरे कपड़े ठीक हैं, मैं ज्यादा स्वेट कर रहा हूँ तो ये दिख तो नहीं रहा, लोगों को समझ तो नहीं आ रहा कि मैं इतना ज्यादा परेशान हूँ, लोगों को ये तो नहीं लग रहा कि मैं बुद्धू हूँ, मुझे कुछ नहीं आइडिया है। तो ये जो सोच है ये कॉन्स्टेंटली अगर दिमाग में चल रही होती है तो वो उन चीजों पे फोकस नहीं कर पाते जहां पे उनका इनपुट चाहिए होता है। इस वे में उनको काफी दिक्कतें आ सकती हैं इन देयर लाइव्स, और ये जानना बहुत जरूरी है कि ये जो एक इलनेस है ये सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर का पार्ट है और ये ट्रीटेबल कंडीशन है। कुछ सिचुएशंस में जहाँ पे माइल्ड टू मॉडरेट इम्पेयरमेंट है, वहाँ पे ग्रेजुअली सोशल स्किल्स सीखने के साथ साथ, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के साथ साथ और एक्सट्रीम सिचुएशंस में मेडिकेशंस के साथ साथ ये सिचुएशंस बहुत हद तक हैंडल हो जाती हैं, और जो इम्पेयरमेंट एक इंडिविजुअल फील करता है इन सिचुएशंस की वजह से वो कंप्लीटली खत्म हो जाता है। ऐसा आपके साथ क्यों होता है, इस बात का जवाब आपको मिल गया। इस तरह की एंजाइटी से आप निपट सकते हैं, पर ज़रूरी है कि आप प्रोफेशनल मदद लें। यकीन मानिए आपको बहुत मदद मिलेगी। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए नवजात बच्चों का रोना ज़रूरी क्यों होता है। रोते हुए आते हैं सब और हंसता हुआ जो जाएगा, ये गाना तो आपने कई बार सुना होगा, पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि बच्चे रोते हुए क्यों पैदा होते हैं, और जो बेचारे नहीं रो रहे होते उनके माँ बाप या फिर हॉस्पिटल स्टाफ बहुत परेशान हो जाता है और बच्चे को ज़बरदस्ती रुलाया जाता है। दरअसल इसके पीछे एक वजह है, और ये वजह हमें बताई है डॉक्टर तारिक ने। बच्चे का रोना ये दिखाता है कि उसके लंग्स माँ के गर्भ के बाहर भी सही तरह से काम कर रहे हैं। ये बच्चे की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तो वहाँ जो एनवायरनमेंट है, जो वातावरण है, वो बहुत अलग होता है। माँ के पेट के अंदर उसके जो लंग्स हैं वो फंक्शन नहीं कर रहे होते, वो हार्ड रहते हैं। तब उसके लंग्स का काम प्लेसेंटा कर रहा होता है, यानी नाल। उससे ही ऑक्सीजन बन रहा होता है और बच्चे तक पहुंच रहा होता है। जब बच्चा डिलीवर हो जाता है तब नाल काट दी जाती है। अब ज़रूरी है कि बच्चे के लंग्स ऑक्सीजन बनाएं या ठीक तरह से काम करें, क्योंकि प्लेसेंटा से ऑक्सीजन मिलना बंद हो चुका है। पैदा होते समय बच्चे के शरीर पर प्रेशर पड़ता है और वो दबता है, और इस चक्कर में उसकी छाती जो है, उस जो चेस्ट वॉल है, उस पर दबाव पड़ता है। इस दबाव के कारण ये फ्लूइड लंग्स से बाहर निकलने लगता है और उसकी जगह ले लेती है हवा। जब बच्चा रो रहा है तब उसकी लंग्स पहली बार हवा की आदी भी हो रही हैं, वो पहली बार हवा में सांस ले रहा है। ये सब तब्दील होता है बच्चे के रोने में। रोने से बच्चे के लंग्स फूलते हैं, ऑक्सीजन अंदर जाता है। कुछ समय बाद पैदा हुआ बच्चा रोना बंद कर देता है और उसके लंग्स आदी हो जाते हैं बाहर के वातावरण के, साथ ही वो हवा के आदी भी हो रहे होते हैं। अब समझे डॉक्टर्स नवजात बच्चों को रुलाने पर इतने आमादा क्यों होते हैं। ये उसके ठीक और हेल्दी होने का साइन है। अगर बच्चा रोएगा नहीं तो मतलब उसे सही तरह से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। जानिए फायदा पहुंचाने वाला काढ़ा नुकसान कब करता है। सर्दियों में जुकाम, फ्लू, पेट से जुड़ी समस्याएं होती ही रहती हैं, और इनसे निपटने के लिए लोग घरेलू नुस्खों का बहुत सहारा लेते हैं, उन पर डिपेंड करते हैं, खासकर काढ़ा। हम में से ज्यादातर लोग हर सर्दी में काढ़ा पीते हैं। काढ़ा बनाने की अलग अलग रेसिपीज हैं, पर ज्यादातर सब में जीरा, धनिया, काली मिर्च और हल्दी डाली जाती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि काढ़ा पीने से आपके गले को आराम मिलता है, पर कभी कभी ये नुकसान भी करता है। सोनाली सभरवाल माइक्रोबायोटिक न्यूट्रिशनिस्ट हैं। उन्होंने बहुत ज़रूरी जानकारी अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए शेयर की है। सोनाली कहती हैं कि जिन लोगों का शरीर ज़्यादा गर्म रहता है, जिनके शरीर में ज़्यादा गर्मी है, उन्हें दिन में केवल एक बार ही काढ़ा पीना चाहिए। यही नहीं, उस काढ़े में कौन कौन से मसाले डाल रहे हैं उसका चुनाव भी बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। दूसरी टिप यह है कि मसालों को 10-15 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल भी मत उबालिए।
सुबह आपके पेट में एंजाइम एक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए काढ़ा सुबह सबसे पहले पीजिए। अब एंजाइम एक्टिविटी का मतलब है कि आपके पेट में जो खाना पचाने वाली एंजाइम्स हैं वो सबसे बेस्ट परफॉर्म कर रही होती हैं सुबह के वक्त, इसलिए काढ़ा आप सुबह पी लीजिए। हाँ, काढ़ा बनाते समय अपनी हेल्थ कंडीशन को इग्नोर मत करिए। अगर आपको कोई बीमारी है या कोई कंडीशन है तो उसे ध्यान में रखकर ही काढ़ा बनाइए। इसके लिए आप किसी डाइटिशियन की मदद भी ले सकते हैं। जैसे अगर खांसी है तो तुलसी और काली मिर्च इस्तेमाल करिए। अगर पेट गड़बड़ है तो जीरा और धनिया साथ में इस्तेमाल करिए। सबसे ज़रूरी बात, हम अक्सर बचा हुआ काढ़ा फ्रिज में रख देते हैं ये सोचकर कि चलो बाद में या फिर कल इस्तेमाल कर लेंगे। ऐसा नहीं करना है। हर बार फ्रेश काढ़ा बनाइए और उसे तुरंत पी लीजिए। अपने काढ़े में टेस्ट के लिए गुड़ मत इस्तेमाल करिए। ऐसा करने से जो काढ़े का असर है वो कम हो जाता है, और गुड़ वैसे भी इंसुलिन की मात्रा को शरीर में बढ़ा देता है। तो जिन लोगों को डायबिटीज़ की समस्या है ये टिप उनके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, खासकर रोज़। आखिरी बात, काढ़े को ज़्यादा मत पकाइए। तो काढ़ा पीजिए पर केवल दिन में एक बार, अति नुकसान करेगी। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।